बोलो मुस्कान। मुस्कान, क्या हो गया भाई? पार तुम बताओ, तुमने कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल किए कि नहीं? सर एक्स्ट्रा तो नहीं करे, उसी का रिवीजन किया था सर। तुम्हें समझ में आई कि नहीं एग्जाम किसी और बहुत सारे एग्जाम्पल में अप्लाई कर पाए कि नहीं उसे? ये सर एक दो एग्जाम्पल में अलग से देखा था, उसमें हो गया था वो। और ML4 टाइप कॉम्प्लेक्स के लिए? अभी सर वो वाले नहीं करे, ML6 की करे केवल। तो ML4 टाइप का एग्जाम्पल कराया जाए, सुरेश के आगे बढ़ा जाए। बोलो CFT थ्योरी पे तुम बताओ जल्दी से। यदि तुम लोग ML4 करा दे, चलिए तो एक एग्जाम्पल तुम लोग देख लो ML4 में स्क्वायर प्लेनर का, और एक तुम लोग देख लो टेट्राहेड्रल का। ठीक है, हम एक एक एग्जाम्पल दोनों को करा दे रहे हैं, और फिर तुम उधर लास्ट में करते रहना। वाली जितने प्रैक्टिस बुक में एग्जाम्पल दिए गए वो तुम्हें सभी करने हैं। देखो ऐसा नहीं कि तुम्हें करने नहीं है। आपके सामने कोई सर एक सीट शेयर कहा कर। था हाँ, क्या कि कह रहे हो? आपने कहा था कि जो लो स्पिन वाले होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल भी लेते हैं और हाई स्पिन वाले इनर ऑर्बिटल भी लेते हैं, ऐसी कंडीशन के आप कुछ एग्जांपल पढ़ाएंगे आज। ठीक 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 ठीक, तो ठीक है, हम पहले एक एग्जाम्पल उसका हम लेते हैं, फिर तुम्हें समझाते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल हम उसका भी लेते हैं, परेशान ना हो। हम आपको ये बताना चाहते थे कि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि हाई स्पिन जो हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो वो हमेशा तुम्हारा क्या ले, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ने। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, यही तो हमने कहा था ना। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता कि वीक फील्ड लिगेंड हमेशा आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ने। ये भी कोई जरूरी नहीं है। वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी कर सकते हैं वीक फील्ड लिगेंड। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने हम लिख रहे हैं। अमन देख के मुझे बताना, सब लोग देख के बताना। मुस्कान प्रेजेंट हो क्या नहीं? एक एग्जाम्पल आपके सामने हम लिख रहे थे, देखो लिख दिया हमने ऊपर। TiH2 का होल 6, Ti और H2 का होल 6, और यहाँ पे H2 जो होता है वो बिग फील्ड लिगेंड होता है इस तरीके से। TiH2 का होल 6 और ऊपर लिखा है +2 चार्ज। ये +2 चार्ज ऐसे लिखा हुआ है, +2 चार्ज इस तरीके से। अब तुमसे मैं ये पूछे पार्थ कि बताओ ये ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर या आउटर? कोई बता दे। ये कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? इसका नेचर क्या है? सब लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करके जल्दी से निकाल के मुझे बताओ। बस इतना सर ये आपको बता H2 देना है। के लिए क्या लिखा है? हमने H2 का TiH2O का होल 6 और ऊपर लिखा +2 चार्ज। बेटा Ti का एटॉमिक नंबर होता है 22, होता है स्कैंडियम का 22, इसी का आता है टाइटेनियम। सर ये अब आउटर आपसे हम लोग ऑर्बिटल है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अमन तुमने देख के डायरेक्ट बता दिया कि इसमें बिग फील्ड यस लिगेंड सर। जुड़ा हुआ है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो कैसे तुम्हें पता आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? पहले तुम इसमें टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो। टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो किस तरीके से होगा? देखो 1s2 से आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, 1s2, और डेड डैश से इस तरीके से जाएगा, और यहाँ पर आपका होगा देखो 3d1, 3d1 और 4s2। देखो यहाँ पर होगा 4s2 और आगे होगा 4p0, ये होगा इसका, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। 3d1, 4s2 और 4p0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा टाइटेनियम का। जब टाइटेनियम +2 में जाएगा इस तरीके से, टाइटेनियम +2 में, तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे हो जाएगा? एस हो जाएगा। देखो 4s इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो कितना जाएगा? 3d1 बचेगा, और 4s आपका 0 हो जाएगा इस तरीके से, 4s0 इस तरीके से। और आपका 4p कितना होता है? 4p आपका कितना होगा? 4p आपका कितना होगा इस तरीके से? 4p आपका 0 होगा। पता होगा कि नहीं? अब इन ऑर्बिटल को यदि आप ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो आप देख पा रहे होगे कि डी में तो आपके 5 बॉक्स इस तरीके से होते हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे जो एस के एस के कितने बॉक्स होंगे? एस का आपका एक बॉक्स होगा इस तरीके से। और पी के आपके कितने बॉक्स होंगे? तो पी के आपके देखो इस तरीके से 3 बॉक्स होंगे। ये देखो, बात समझे कि नहीं? अब 3D में केवल एक इलेक्ट्रॉन, देखो 3D में केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन है। हमारा लिगेंड भले ही वीक फील्ड क्यों ना हो, तो वीक फील्ड का मतलब ये तो ना कि आउटर हमेशा ले ले। वीक फील्ड को तब आउटर लेना पड़ता है जब उसे अंदर वाली 2D खाली कराने के लिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करानी पड़े। भाई देखो, कोई चाहे लिगेंड वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड लिगेंड भी यही चाहते हैं कि हमें अंदर से अंदर वाली ऑर्बिटल मिले, अंदर से अंदर वाली डी ऑर्बिटल मिले। लेकिन डी वाले जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो अंदर वाली डी ऑर्बिटल तब नहीं ले पाते हैं जब उन्हें 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करानी पड़े। बात तो समझे कि नहीं? तो आज यदि डी में यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन होता,
और H2 को पेयरिंग करानी पड़ती, तो फिर H2 अंदर से D से 2 ऑर्बिटल नहीं लेता। अरे आज तो पहले से ऑलरेडी खाली है, 4 D ऑर्बिटल खाली हैं, पेयरिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए आज H2O वीक फील्ड लिगेंड होने के साथ साथ क्या करेगा, अंदर वाली D ऑर्बिटल लेगा, तो अंदर से 2D, अंदर से क्या लेगा बताओ, 2D लेगा, अंदर से 2D लेगा, और एक S लेगा, और एक बेटा P लेगा इस तरह से, तो D2sp3 हाइब्रिडेशन नहीं हो जाएगा? बोलो। यस सर। बताओ। हाँ, किसको? हाँ हाँ, नहीं निकाल दो तो फिक्स है ना कि हमेशा एस में एक बॉक्स होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होता है, एफ में 7 होते हैं। हाँ, अच्छा ये तो फिक्स ऑर्डर है, आपको हम ऑर्डर लिख देंगे अभी, ये तो अबाउट। हाँ, नहीं तो मुझे तो याद रहता ना ये, मुझे ये याद रहता है ना पूरा, मुझे याद है ये पूरा, तुम्हें पता रहता है ना बताया कि भी तो था। हमें देखो पूरा याद है, नहीं ट्रिक, हमने तुम्हें लर्न करने का पूरा ट्रिक बताया था, SSP SPS DPS DPS FTPS, तो बस इसमें हमने हमें बस, नहीं नहीं आपको देखो हम बता रहे हैं, देखो आपको हम एक बात बताएं कि 4s2 तक आपके 20 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, और 21 से लेके 30 तक के 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 21 से लेके 30 तक के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो सब 3D में भरे जाते हैं। तो हमें 20 तक तो सब में सेम ही लिखना है, 1s2 से लेके 4s2 तक सेम लिखना है, उसके बाद में 21 से लेके 30 तक जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सब डी में भरने होते हैं। बोलो समझे कि नहीं? तो इसमें ऑर्डिनेशन क्या होगा, D2sp3 होगा, स्ट्रक्चर मेरा कैसा होगा, स्ट्रक्चर ऑक्टेडल होगा, मैग्नेटिक करेक्टर पैरामैग्नेटिक होगा, और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसलिए लो स्पिन होगा। तो ये आप जो स्टेटमेंट आपका है, देखो एक बात आप ध्यान रखिएगा, यदि डी में एक कंडीशन है कि वीक फील्ड लिगेंड केवल तभी और तभी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं जब डी में इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 3 होते हैं, याद रखिएगा। यदि 3 के बाद यदि 4 इलेक्ट्रॉन, डी में यदि 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो फिर वीक लिगेंड कभी भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर सकता है। वीक लिगेंड तभी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है जब डी में इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 3 हो, 1 से लेके यदि इलेक्ट्रॉन 3 तक रहेंगे तो डी में 2 ऑर्बिटल खाली रहेंगी, और वीक फील्ड लिगेंड को कभी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करानी पड़ेगी, तो वीक फील्ड लिगेंड भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते हैं। चलो क्लियर हुआ कि नहीं? सर और अंदर की जो खाली है वो क्यों नहीं ले सकता? हमने आपको क्या बताया था, वही तो आपको बता रहे थे। देखो जब कभी ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड हमेशा और हमेशा कहाँ से आता है, अलोंग द एक्सिस आता है। जब कभी आप ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बनाए तो 4 बॉन्ड आप कहाँ बनाते हैं, प्लेन में, वाली 4 बॉन्ड हमेशा कहाँ होते हैं, इक्वाटोरियल पे, और 2 बॉन्ड आपके कहाँ होते हैं, एक्सियल में। यदि आप एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस को मिला दो बेटा, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस मान प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस बाई माइनस बाई, प्लस जेड माइनस जेड, सारे एक्सिस को आप ऑरिजिन पे आके मिला दो, तो आप देखो ऑरिजिन के चारों तरफ आपको 6 लाइंस दिखाई देती हैं, और उन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग अलोंग कौन आता है, लिगेंड आता है, जब ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बनता है तब। तो जब ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बनता है और अलोंग द एक्सिस लिगेंड आता है, तो डी की हम केवल उन ऑर्बिटल को प्रीफर करते हैं जिनके लोब्स ऑन द एक्सिस होते हैं, और ऑन द एक्सिस केवल 2 ही डी ऑर्बिटल के लोब्स होते हैं, एक डी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और एक डी जेड स्क्वायर। देखो आपको हम बता दे रही है कि केवल 2 ही डी ऑर्बिटल लेता, हमेशा कभी भी 2 से ज्यादा डी ऑर्बिटल नहीं ले सकता है। अमन कह रहे हैं कि सर आप आपके पास तो 4 खाली थी, तो अंदर से आप 4 ले लेते। इसका रीजन देखो अमन आपको बता रहे हैं, अमन टोटल जो डी ऑर्बिटल होती है वो 5 होती है, और 5 जो ऑर्बिटल्स होती है उनको देखो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसका फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं T2D सेट। क्या कहते होता है T2D सेट, अभी आपको हम CFT थ्योरी में यही पढ़ाएंगे। एक होता है T2D सेट, इसमें D की 3 ऑर्बिटल आती हैं, एक आती है DXY, एक आती है DXY, और एक आती है DYZ, इस तरह से, और एक आती है DZX, याद रखिएगा।
यदि किसी, और देखो जो डी ऑर्बिटल होती है वो डबल डंबल शेप में, देखो ऐसे डबल डंबल शेप में होती है इस तरीके से। आप देखो यदि किसी ऑर्बिटल के लोब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये डी एक्स वाई है। यदि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच है, मान लो ये हमारी क्या है, इस तरीके से मान लो ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है। यदि लोब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में, मतलब वाई जेड प्लेन में है, और लोब एक्सिस के बीच में, मतलब एक्सिस के बीच में है, तब इसे हम वाई जेड कहते हैं। और डी जेड एक्स का मतलब होता है कि हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी बेटा जेड एक्सिस है। यदि लोब इसके बीच में इस तरीके से, तब इसे हम लोग बोलते हैं जेड एक्स बोलते हैं। तो इन डी की इन थ्री ऑर्बिटल को हम लोग टी टू डी सेट की ऑर्बिटल बोलते हैं। और इनके जो लोब्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, याद रखिएगा। इनके लोब्स हमेशा कहाँ होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। अब कहानी आती है दो, दो अभी और बची है, डी की टोटल 5 होती है, तो वो हमारी होती है टी टू डी सेट। अब देखो टी टू डी सेट की ऑर्बिटल कैसी होती है, ये भी देखो ध्यान से। देखो एक तो इजी सेट होता है, एक होता है इसका टी टू डी सेट, सॉरी इजी सेट, टी टू डी हो चुका था, अब देखो इजी सेट। इजी सेट की दो ऑर्बिटल्स होती है, एक हमारी कौन कौन सी होती है, एक हमारी होती है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये, और एक आपकी होती है डी जेड स्क्वायर इस तरीके से। तो बेटा जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो इसके जो लोब्स होते हैं वो ऑन द एक्सिस होते हैं इस तरीके से, देखो ऑन द एक्सिस इस तरीके से, इसके जो लोब्स होते हैं वो ऑन द एक्सिस होते हैं। और डी जेड स्क्वायर होता है वो क्या होती है, जेड एक्सिस होता है, उसके ऊपर इस तरीके से लोब्स होते हैं, यहाँ पे दो सर्कल होते हैं इस तरीके से, ये डी जेड ऑर्बिटल है। तो दो प्रकार की डी जेड ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स होती हैं। एक ऐसी ऑर्बिटल्स होती हैं जिनके लोब ऑन द एक्सिस होते हैं, और एक ऐसी ऑर्बिटल्स होती है जिनके लोब्स बिटवीन द एक्सिस होते हैं। बात तो समझे कि नहीं। अब देखो ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बनता कैसे, ये भी देखो। देखो ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ये भी देखो। जो ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स होता है वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से बनता है। नहीं नहीं, बस समझ लो, केवल अभी हम पढ़ाएंगे आके। देखो ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बेटा इस तरीके से बनता है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और ये हमारी देखो इस तरीके से बाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस बाई एक्सिस है, और आपकी माइनस जेड एक्सिस है। तो ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तुमने कभी स्ट्रक्चर देखा हो, तो टोटल 6 लिगेंड होते हैं। अब 6 लिगेंड कैसे आते हैं, देखो हमेशा जो 6 लिगेंड हमारे आते हैं, हमेशा किधर से आते हैं, अलोंग द एक्सिस आते हैं। कैसे आते हैं, अलोंग द एक्सिस। तो कैसे आते हैं, एक लिगेंड आपका इधर से मूव करेगा, एक लिगेंड आपका इधर से मूव करेगा, एक लिगेंड आपका इधर से मूव करेगा, एक लिगेंड इधर से मूव करेगा। तो ये तो 4 हो गए प्लेन में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग लिगेंड आ रहे हैं, 4 लिगेंड। अब जो दो लिगेंड होते हैं, वो लिगेंड जो आते हैं वो आप ऑन द जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस होता क्या है, एक लोग आपका इस तरीके से है, ये आपकी जेड एक्सिस प्लस में है, ये आपकी माइनस में है। एक्चुअल में जो हमने ये लाइन बनाई है येलो कलर की लाइन, ये लाइंस ऑन द प्लेन में नहीं है, ये वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब ये आपकी स्क्रीन के जस्ट परपेंडिकुलर लाइन है। इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये माइनस, ये नीचे से है, ये आपका ऊपर प्लस से है। तो इस तरीके से आपका ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बनता है जब 6 लिगेंड अलोंग द एक्सिस आते हैं। अब तुम बताओ, जब अलोंग द एक्सिस आएंगे तो उन्हें ऐसी डी ऑर्बिटल का सिलेक्शन करना चाहिए जिनके लोब बिटवीन द एक्सिस हो। ऐसी डी ऑर्बिटल का वो कभी सिलेक्शन नहीं करेंगे। तब लिगेंड हमेशा कौन सी ऑर्बिटल का सिलेक्शन करेंगे, बोलो, जिनके लोब ऑन द एक्सिस होते हैं। तो ऑन द एक्सिस कितनी डी ऑर्बिटल के होते हैं, केवल 2 के होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डीजेड स्क्वायर। इसीलिए 5 डी ऑर्बिटल में से केवल और केवल 2 डी ऑर्बिटल का सिलेक्शन करता है कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेडल। तो बात तो समझे कि नहीं, क्या है कि जब जब ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स बनता है तो केवल लिगेंड हमारे ऑन ऑन द एक्सिस तो है ही, लिगेंड हमेशा ऑन द एक्सिस ही आ रहे हैं, अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं। अलोंग द एक्सिस का मतलब है ऑन द एक्सिस आ रहे हैं, और उसी पे हमारे ऑर्बिटल के लोब्स हैं। तो उन्हीं डी ऑर्बिटल को सिलेक्शन करेगा जिनके लोब्स ऑन द एक्सिस है। तब लिगेंड उन ऑर्बिटल का सिलेक्शन नहीं करेगा जिनके लोब्स बिटवीन द एक्सिस होते हैं। समझे, कुछ तो बोलो। यस सर। मन, तब ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वीक फील्ड लिगेंड हमेशा स्ट्रॉन्ग इन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वीक फील्ड लिगेंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। बस ये बात देखना पड़ता है कि डी में सिचुएशन क्या है, डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यदि डी में इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 3 तक हैं, देखो यदि डी में इलेक्ट्रॉन कहां से लेके, देखो D1 है, जैसे हमने आपसे कहा कि D1 है, देखो D1 है, या फिर D2 इलेक्ट्रॉन है,
या फिर D3 इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखिएगा चाहे लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड हो और चाहे लिगेंड आपका वीक फील्ड हो, ये दोनों ही केस में हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। और यदि इलेक्ट्रॉन डी से ज्यादा चले गए, माने D3 से ज्यादा चले गए, तो फिर देखना पड़ता है सिचुएशन हमारी क्या है। कुल मामला सिचुएशन को देख के करना पड़ता है। ये समझ में आ गया आपको? अब आपको हम एक ऐसा केस पढ़ाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब वो एग्जाम्पल हमारा है बेटा, ध्यान से देखो, वो हमारा एग्जाम्पल है CuNH3 का होल 6। एग्जाम्पल हम आपके सामने लिख रहे हैं, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं NiNH3 का होल 6, कुछ भी लिख सकते हैं आप। हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं CuNH3 का होल 6, ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है CuNH3 का होल 6, और ऊपर लिख दिया गया देखो +2 चार्ज। ये देखो, ये हमने +2 चार्ज लिख दिया। अब तुम बता सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स आउटर होगा इनर होगा? क्यों आउटर होगा? आप लोग देख के बता पाएंगे क्या? देख के हम तो बता सकते हैं कि जब सर कॉपर इस तरीके से, तो कॉपर का कॉपर 29 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कौन से देखो तो 1s2 से स्टार्ट होगा बेटा, इस तरीके से होता है। आउट देखो, सुनो पहले ऐसे होता है, देखो 3D10 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बेटा, ये होता है 3D10 और 4s1 होता है इस तरीके से, 4s1 और 4p0 होता है। यदि अब आप देखोगे, यदि कॉपर को आप +2 में ले जाओगे, कॉपर को +2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से निकालोगे? 2 आप इलेक्ट्रॉन निकालो, एक तो आप कहाँ से निकालोगे 4s1 से, और एक आप निकालोगे 3D से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3D9, और यहाँ पर हो जाएगा 4s0 हो जाएगा, और बेटा 4p0 हो जाएगा इस तरीके से। यदि आप इनको सर ड्रॉ करोगे तो हाँ सर CU का जब 29 है तो वो 3D9 होगा ना, 10 कैसे होगा? बिल्कुल बात सही, 3D9 और 4s2 होना चाहिए था, 3D9 4s2 होना चाहिए। लेकिन कॉपर और क्रोमियम दो एक्सेप्शन है, ऑफ बाउल को फॉलो नहीं करते हैं। एक क्रोमियम और एक बेटा कॉपर, दो एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। आपके दो एक्सेप्शन होते हैं, इनमें 4s1 और कॉपर में 3D10 हो जाता है। सर लेकिन 4S में जा ही नहीं पाएगा, 0 होना चाहिए। 4s में क्यों? 4s तो पहले आता है ना, 3D से 4s पहले आता है, 3D से 4s पहले आता है ना। सर पूरा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, किससे कम हुआ है। अच्छा, हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। रेड से। ठीक, ओके। देखो रेड से आपके सामने लिखा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन कौन सा, देखो 29 का होता है, देखो 29 होता है कॉपर का, इसका ये होता है। सबसे पहले आपका आता है 1s2, एक आपका आता है 1s2, आपका 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और बेटा 3D10 ही आता है। देखो 4s2 3D9 आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, 4s2 3D9 होना चाहिए। बात तो समझे कि नहीं? लेकिन दिक्कत इस बात की होती है कि यहाँ पे जो 4s ऑर्बिटल है ये फुलफिल्ड है, तो ये तो स्टेबल होती है। लेकिन जो D ऑर्बिटल है ये ना तो फुलफिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। और ऑर्बिटल कैसी होती है? फुलफिल्ड हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होती है। तो 3D जो ऑर्बिटल है वो 4s से ये कहती है कि बेटा तुम स्टेबल हो, हम अनस्टेबल है। यदि हम लोग ऐसा कर लेंगे, तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन अपना मुझे यहाँ से यहाँ मुझे दे दो, तो हम फुलफिल्ड हो जाएंगे, तुम हो जाओगे हाफ फिल्ड, तुम भी स्टेबल बने रहोगे और हम कंप्लीट स्टेबल हो जाएंगे। तो जो 4s होता है वो यही करता है। 4s जान तो क्या करता है? 4s क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसको दे देता है? D को दे देता है, इसलिए D10 हो जाता है यहाँ पे, और 4s1 हो जाता है। अब हम 3D को पहले इसलिए लिखते हैं, 4s1 से पहले मैं 3D क्यों लिखा था यहाँ पे? अरे हम इसलिए लिखते हैं कि 3D अंदर वाली सेल की ऑर्बिटल है। जो एटम के अंदर इस तरह से सेल्स होती हैं, ऐसे अब न्यूक्लियस होता है, यहाँ सर्किल होती है इस तरह से, तो आप देखो 3D तो अंदर वाले सेल की है और 4s बाहर वाले सेल की ऑर्बिटल होती है। तो हम लोग ऑर्बिटल को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, इसलिए 3D को हम पहले लिख देते हैं। लेकिन रियल में जब कभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो 3D का नंबर 4s के बाद में आता है। अमन समझ में आया कि नहीं? बोलो, समझे बात सर को ये कि नहीं? 4S जो है ये अनस्टेबल हो जाएगा। 4s अनस्टेबल नहीं होगा, वही तो बता रहे थे। 4s देखो, आपको पता है एस में केवल दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन एस में होते तो वो फुलफिल हो जाती, तो वो स्टेबल होती है। और जब एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है तब वो हाफ फिल होती है। और एटॉमिक ऑर्बिटल तभी स्टेबल होती हैं कि जब वो है तो फुलफिल हो या फिर हमारी हाफ फिल हो। और यदि फुलफिल हाफ फिल नहीं है
तो फिर वो स्टेबल नहीं होती हैं। अभी डी में हमारे 9 इलेक्ट्रॉन थे कुछ देर पहले, तो न तो डी फुलफिल्ड थी ना डी हाफ फिल्ड थी, इसीलिए डी को फुलफिल्ड। और उस समय फोरेस्ट कैसी थी, फोरेस्ट हमारी स्टेबल थी क्योंकि कंप्लीट फील्ड थी इसलिए फुलफिल्ड थी। फोरेस्ट 2 था तो फुलफिल्ड थी इसलिए वो स्टेबल थी। लेकिन जो 3D थी वो ना तो फुलफिल्ड थी ना हाफ फील्ड थी, इसलिए वो कैसी थी, अनस्टेबल थी। तो डी ने ये कहा कि फोरेस्ट से कि आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो तुम फुलफिल्ड से हो जाओगे हाफ फील्ड, तो तुम्हारी स्टेबिलिटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम अनस्टेबल है तो हम कैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इसीलिए 4s एक इलेक्ट्रॉन 3D को दे देता है, तो वो कैसा हो जाता है, 4s आपका हाफ फिल हो गया, 3D आपका फिल हो गया, तो दोनों ही ऑर्बिटल आपकी स्टेबल हो गई। ये कहानी होती है। आ गया सर। इसलिए वो इसलिए एक्सेप्शन है। यही हालत क्रोमियम में होती है, जब क्रोमियम का आप लिखते हो तो वहां पे 3D 4 होना चाहिए, 24 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 3D में 4 होना चाहिए और 4s2 में 2 होना चाहिए। जब डी में 4 इलेक्ट्रॉन होता है ना तो वो हाफ फिल्ड होती है ना फुल फिल्ड होती है, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने D5 कर लेता है क्रोमियम, और 4s को बंद कर देता है, दोनों ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाती है, दोनों स्टेबल हो जाती है, ये कारण था उसका। समझे? यस सर। तो अब तो बताओ ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कॉपर, कॉपर कॉम्प्लेक्स कैसा होगा बोलो? और इनर ऑर्बिटल। इनर और तुम फिर गलत बोलते पार्थ। यदि डी में 9 इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिया, 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 एक फिर अब डी में 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। बताओ डी में 9 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? अब स्ट्रॉन्ग क्या, स्ट्रॉन्ग का मौसा चलाए, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए चाहे स्ट्रॉन्ग का मौसा चलाए, मौसा का मतलब समझिए स्ट्रॉन्ग से और भी पावरफुल चलाए, क्या आज अंदर वाली डी ऑर्बिटल ले सकता है पार्थ? नो सर, पेयर ही नहीं हो पाएगा। ना तो कभी पेयर हो पाएंगे भाई, एक एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा तो हो नहीं सकते हैं। अब तुम पेयर कराने की कोशिश भी करो तो कहां से पेयरिंग हो जाएगी? इसलिए आज NH3 लिगेंड को मन मार के भी बाहर वाली डी ऑर्बिटल से 2 ऑर्बिटल लेनी पड़ेगी 4D से। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद भी आज कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा आपको बताओ? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और वैसे भी हम आपको बता चुके हैं, यदि डी में इलेक्ट्रॉन, देखो सुनो, यदि डी में इलेक्ट्रॉन कभी भी 6 से ज्यादा हो जाए, कंडीशन से ये ध्यान रखिएगा, यदि डी में इलेक्ट्रॉन कभी भी 6 से ज्यादा हो जाए, 6 से ज्यादा का मतलब होता है तो कितने, आपके D7 हो जाए, D7 हो जाए, D8, D7, D9, D10, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, उस केस में हमेशा और हमेशा कल क्या बनता था, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, केवल आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, चाहे लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड हो और चाहे लिगेंड आपका वीक फील्ड हो। क्योंकि पेयरिंग कराने के बाद में यदि डी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए तो आप पेयरिंग कराने के बाद भी अंदर से 2 डी ऑर्बिटल खाली नहीं करा पाओगे पार्थ। यस सर। बोलो, मुस्कान समझ में आ रहा कि नहीं? मुस्कान लापता हो गई। सर 6 से ज्यादा होनी चाहिए। 6 से ज्यादा, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो। मुस्कान कहाँ हो? बस ये क्लास क्लास तो अटेंड कर ली इन्होंने लेकिन एब्सेंट, ये हालात है समझे उनकी। चलिए कोई बात नहीं, तुम्हारी बात तो समझे कहीं तुम लोग, स्वेस, तब ठीक है। तो ये हमने जो कॉम्प्लेक्स आपको स्टडी कराए थे, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स, हमने सारी कंडीशंस आपको बता दी हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि वीक फील्ड लिगेंड हमेशा आउटर बनाए, और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा इनर बनाए। ये डिपेंड सर करता है। इसको हाई स्पिन बोलेंगे? यदि आउटर होगा तो हाई स्पिन बोलेंगे। सर ये हाई यदि स्पिन का मतलब क्या हुआ? हाई स्पिन लो स्पिन क्या मतलब होता है बताएं क्या? बोलो पार्थ बता दे क्या? चलिए चलो बता देते हैं। जैसे तुमसे हम एक बात करें कि हमारी डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, समझो, यदि डी ऑर्बिटल में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है, D5 का केस है, और ऐसे हमारी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है,
ये देखो, और मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया कि नहीं? तो बताओ इन सभी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा कि नहीं? बिल्कुल करा देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 6 से कम है। तो समझ जाना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा पेयरिंग करा के अंदर वाली डी ऑर्बिटल लेता है। बताओ लेता कि नहीं? तो जब हम ये कह रहे हैं कि यदि हमारे 5 इलेक्ट्रॉन डी में है, तो यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो बताओ अंदर वाली ऑर्बिटल लेगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा कि नहीं? बिल्कुल कराएगा। बोलो कराएगा कि नहीं? तो आज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब वो पेयरिंग करा देगा तो एक एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपको बताओ? इस तरह से 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस तरह से। एक ये में एक देखो, रहेगा। और एक में आपका एक रहेगा, लास्ट वाली आपका एक रहेगा। अभी यदि कोई हमारा वीक फील्ड लिगेंड आ गया तो वीक फील्ड तो पेयरिंग करा नहीं पाएगा, तो वीक फील्ड तो आउटर आउटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए वो यहाँ पे पेयरिंग नहीं कराएगा। वो कहेगा भाई तुम ऐसे ही बैठो, हम तो वीक फील्ड आदमी है, हम पेयरिंग नहीं करा पाएंगे इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बैठेंगे। अब तुमसे सर मैं एक अगर बात पूछ, खाली मिल रही तब भी नहीं लेगा वो? बेटा कहाँ खाली मिल रही है यहाँ पे? यहाँ खाली कहाँ मिल रही है बताओ जरा? आगे यहाँ पे की दो, दो जो हैं। कहाँ खाली बताओ? दो, सब में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है भाई। डी में 5 बॉक्स होते, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। D5 केस है, ये D3 का केस थोड़ा ना है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अंदर वाली डी ऑर्बिटल तभी ले पाता है जब डी में 1 और 2 3 इलेक्ट्रॉन, केवल 3 तक इलेक्ट्रॉन है। 3 से ज्यादा हुए 4 5 6 7, तो फिर वीक फील्ड लिगेंड कभी अंदर वाली ऑर्बिटल नहीं ले पाता है। इन कंडीशनों को आपको नोट करना पड़ेगा, कॉपी में रीड करना पड़ेगा, आपको बुक को रीड करना पड़ेगा एक लाइन। बात तो समझे कि नहीं? अब तो मुझे एक देखो, यस सर। अब तुम्हें बताएंगे वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड वर्ड का मतलब क्या होता है। आपने यदि 11th में आपने क्वांटम नंबर्स पढ़े हो, क्या पढ़े हो? था क्वांटम नंबर्स। तो हमने 4 प्रकार के क्वांटम नंबर पढ़े थे, एन, एल, एम और एस। एन, एल, एम और एस। पार्थ में ये बताओ, फोर्थ क्वांटम नंबर स्मॉल एस होता था, इसे हम लोग क्या कहते थे? सर इसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल तो सेकेंडरी, ये तो एल होता है एल। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये एजीमुथल होता है। ये मैट्रिक क्वांटम नंबर होता है, ये क्या होता है? S4। सर स्पिन एल क्वांटम का नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते थे, इसकी वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ होती थी। ये डिपेंड करता था कि इलेक्ट्रॉन मेरा एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, बोलो बताया था कि नहीं? सर स्मॉल को हम हमने लोग एल बोलते, का बताया है। हम एस का पूछ रहे हैं। इसका मतलब होता है, एस का होता है स्पिन क्वांटम नंबर, बताओ होता कि नहीं? यस इसका सर वो मतलब तो क्या पता होता है। है? इसका होता है स्पिन स्पिन क्वांटम क्वांटम नंबर। नंबर। जब कोई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है इस तरह से ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर ऐसे बैठा होता है, तब इसकी वैल्यू कितनी होती है? स्पिन क्वांटम नंबर एस की वैल्यू प्लस हाफ होती है। और जब ऐसे नीचे की ओर होता है तब इसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ? माइनस हाफ होती है। बताओ होती है कि नहीं माइनस हाफ? अब तुमसे हम ये पूछे कि बताओ अभी हमारे डी के इलेक्ट्रॉन थे, देखो डी के इलेक्ट्रॉन, हम तुमसे क्या डी के इलेक्ट्रॉन हमारे ये वाले थे, तो इन सबका तुम टोटल स्पिन क्वांटम नंबर निकालो तो कितना निकल के आएगा? प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। आप 5 बार जोड़ोगे क्या रिश्ते से? प्लस हाफ प्लस हाफ, इस तरह से प्लस हाफ। आप कितने बार इसे ऐड करोगे? 5 बार ऐड करोगे 5 कि बार। नहीं? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हैं। इसका मतलब है जो टोटल एस आएगा, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर मेरा आएगा, वो कितना निकल के आएगा? 2 टोटल हाफ। क्वांटम नंबर एस निकल के आएगा, प्लस का 5/2 निकल के आएगा। वो निकल के आएगा कि नहीं? बिल्कुल निकल के आएगा। और हमें लगता है कि प्लस का 5/2 बेटा यहाँ भी निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पेयरिंग तो ही नहीं। लेकिन जब यहाँ पे पेयरिंग होगी, इस जगह क्या पेयरिंग होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ में, तब स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कितना निकल के आएगा? प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, और केवल एक बचेगा प्लस हाफ। बोलो बचेगा कि नहीं? तो जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना इस तरीके से, तब टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कितना निकल के आएगा? +5/2 आ गया। और जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, तो उस समय बताओ टोटल स्पिन क्वांटम नंबर +5/2 से घट के कितना रह गया? प्लस हाफ रह गया। तो बताओ टोटल स्पिन डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया? डिक्रीज डिक्रीज किया कि किया। नहीं? डिक्रीज किया। इसीलिए हम कह रहे थे कि जब जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, तब तब हमेशा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है और हमेशा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन हो जाता है। और जब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है और कॉम्प्लेक्स हमेशा हमेशा आउटर स्पिन बनता है, उसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और हाई स्पिन बनता है। बोलो कहानी समझ में आई या नहीं?
बोलो आई क्या नहीं समझ में, बताओ। यस सर। ये मतलब होता है हाई स्पिन और लो स्पिन का। अब सारे वर्ड इस थ्योरी से कंप्लीट हो गए, बीबीटी से सारे कंप्लीट हो गए। बस एक दो कॉम्प्लेक्स और बचे हैं जो आपको हम बता दें हाई वाले एमएल 4 टाइप कॉम्प्लेक्स में। इधर आपको यदि कोई डाउट है तो हमने 2 दिन बताओ बीबीटी थ्योरी पढ़ी है, जबकि ये बीबीटी थ्योरी एक दिन में कंप्लीट हो जाती है पूरी। आपने बताओ सर क्या। हाँ एमएल 4 टाइप कॉम्प्लेक्स कराने चल रहे हैं, अब एमएल 4 टाइप कॉम्प्लेक्स कराएंगे, अब वही कराने वाले हैं। अभी आपके सामने हम एक फोटो शेयर कर रहे हैं, आप उस फोटो को ध्यान से देखना। एमएल 4 टाइप कॉम्प्लेक्स को हम लोग देखेंगे। एमएल 4 टाइप कॉम्प्लेक्स में एक हम आपके सामने लेंगे स्क्वायर टेट्राहेड्रल का एग्जांपल, ठीक है। तो एक हम टेट्राहेड्रल लेंगे, एक बाद में आपको चलिए अब आप लोग देखिए। देखो आपके सामने स्क्रीन आ गई होगी, आप इस स्क्रीन में ध्यान से देखें। पहले हमने आपके सामने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिए। देखो नीचे लिखा है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं टेट्राहेड्रल के। तुम्हें दिखाई दे रहा है सब लोगों को कि नहीं? यस सर। देखो इधर देखो, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके लिखे हुए हैं। देखो तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं आपके, बहुत सारे एग्जाम्पल। देखो सबसे पहले आपका सामने लिखा हुआ है जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं आपको सब तैयार करने, सारे के सारे एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल होते हैं, ठीक है सारे। और ये आपको सब तैयार करने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो NiCl4 लिखा है, ZnNH3 का होल फुल लिखा हुआ है, NiCl4 लिखा है, MnCl का होल फुल -2 लिखा है। ये सब लर्न कर लेंगे आप। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, देखो आप एक्सप्लेन वैसे ही करेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो NiNH3 का होल 4 + 2 चार्ज एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, सबसे पहले देखो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो जो Ni होता है निकेल, इसका बेटा 28 होता है, तो 3d8 होगा और 4s2 होगा। 3d8 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। वो देखो नीचे लिखा हुआ है। अब देखो जब Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जब Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो यहाँ से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकल जाएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन जैसे एस से निकल पाते हैं, वैसे देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एस और 4p3 खाली हो जाता है। अब एक बात तुम देखो याद रखना, देखो अब हमसे तुम एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो तो हम हमसे एक बात बताएं। देखो आपको क्या होता है, आप हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आज आप एक एस भाई स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। sp3 होगा कि नहीं, तो एक एस 3p हमारे पास खाली है। या फिर ml4 टैक कॉम्प्लेक्स में यदि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता तो हाइब्रिडेशन dsp2 होता। अंदर वाली एक डी लेता, एक एस लेता और 2 पी लेता। अब आप हमसे ये कहोगे सर अंदर वाली यदि ये डी ऑर्बिटल ले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देनी चाहिए थी इसे, इस NH3 को। भाई एक डी ऑर्बिटल की मुझे रिक्वायर्ड थी, एक डी ऑर्बिटल की यदि मुझे रिक्वायर्ड थी तो यहाँ पे जो 3d ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा के एक डी ऑर्बिटल खाली करा लेनी चाहिए थी, हमें एक ही डी चाहिए थी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा अभी तक कहीं कोई थ्योरी या ना कहीं कोई भी क्लू नहीं है किसी भी बुक में कि NH3 के केस में अंदर से एक डी ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा के क्यों खाली नहीं कराता है।
जबकि अभी आप आगे चल के कॉपर वगैरह हम देखेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की जंप करा के बाहर फेंक देता है Cn, तब अंदर वाली डी ऑर्बिटल खाली करा लेता है। तो एक बात आप याद रखिएगा, जितने कॉम्प्लेक्स आपको मैंने ये दिए हैं बुक में दिए गए, बस आपको इन्हीं को तैयार करना है, इन्हीं को आपको तैयार करना है, रट लेना है। तो 4-5 ये कॉम्प्लेक्स हैं, ये केवल और केवल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसलिए इनका जो हाइब्रिडेशन होता है वो sp3 होता है। तो यहाँ से एक S3p आपस में मिक्स हो गई और जो sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, 4 ऑर्बिटल आपकी फॉर्म हो गई। इनमें आके जो NH3 लिगेंड है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर रख रहा है, देखो, इसलिए सब में आके उसने इलेक्ट्रॉन पेयर रख दिया और नीचे देखो तो आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया। ये टेट्राहेड्रल आपका स्ट्रक्चर है, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना आप जानते हैं, यहाँ पे क्लियर समझ में आपको ना आए तो आप ऐसे देख सकते हैं। एक यहाँ पे सही से Ni होगा, एक बॉन्ड आपका यहाँ होगा, एक बॉन्ड आपका यहाँ होगा, और एक बॉन्ड आपका कैसे होता है, देखो इस तरीके से होता है ऐसे, और एक बॉन्ड चाहे आप ऐसे डॉट डॉट ना बनाओ तो आप ऐसे बना लो, कैसे बना लो, इसी तरीके से भी आप शो कर सकते हैं, एक इधर और एक इधर। यहाँ पे आके NH3 आके इस तरीके से देखो जुड़ जाएगी इस तरीके से। ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है ये वाला, 109 डिग्री 28 मिनट, आप जानते हैं ना, सब लोग जानते सर हैं। 108 होते हैं। नहीं नहीं, 109.5 होता है, 109.5 होता है, या फिर 109 डिग्री 28 मिनट भी बोल सकते हैं आप उसे। सर ये सारे ऑक्टाहेड्रल में फिक्स रहता है? टेट्राहेड्रल में सब में यही फिक्स होता है, ये सब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इतनी लिखी हुई सब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनमें सब में हाइब्रिडेशन sp3 होगा। सर Ml4 टाइप NH3 वीक है कि स्ट्रांग है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये। और इसमें बीबीटी थ्री में कहीं ऐसा कहीं भी किसी पॉइंट पर ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि आज NH3 अंदर से एक डी ऑर्बिटल क्यों नहीं करा पा रहा है खाली, क्योंकि आज मुझे Ml4 टाइप्स में तो हम DsP2 स्क्वायर प्लेनर भी बना सकते थे। ऐसा इस बीबीटी थ्री में कहीं कुछ नहीं लिखा है, इसलिए बीबीटी थ्री का ड्रॉबैक बन गया था बाद में, इसीलिए बीबीटी थ्री फेल हो गई थी, बाद में CFT थ्री आई थी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इतना आप नोट कर लेंगे, जितनी कॉम्प्लेक्स आपकी बुक में लिखे हैं, बस इनके आपको एग्जाम्पल जितने लिखे हैं वो सबको लिख के रखने हैं कि इतने कॉम्प्लेक्स Ml हमेशा ऑक्टेडल होते हैं, समझे। तो अभी हमने आपको किसका केस बताया, Ml4 में टेट्राहेड्रल पढ़ाया, अब Ml4 में आपको हम स्क्वायर प्लेनर पढ़ाएंगे, वहां पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, DsP2 होगा, जबकि यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3 है। ठीक है, तो आप देखो
देखो क्या पार्थ, इतना टफ तो नहीं चल रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। इतना टफ चल रहा है नहीं क्या? सर आ रहा है। तो ये मुस्कान पता नहीं क्यों क्लास छोड़ के भाग रही, समझ में नहीं आ रहा है। सर ये भाई क्वांटम नंबर की तरह है सर ये पूरा। अभी कुछ नहीं पढ़ा है, अभी हम इतना बता रहे थे कि जितने कॉम्प्लेक्स लिखे हैं, स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं। ऊपर लिखा ना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे। तो आपसे यही कहते कि स्क्वायर प्लेनर के जितने भी एग्जाम्पल लिखे, जितने भी एग्जाम्पल लिखे, ये वाले एग्जाम्पल, इन सबको आपको कॉपी करके कॉपी में लिखना है। और हमेशा याद रखना है कि जितने ये कॉम्प्लेक्स, ये सारी सारी कॉम्प्लेक्स आपके कैसे होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज यहाँ पे NiCN के होल 4 - 2 में हम जब Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट लिख के हमने Ni से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर हमने Ni को जब Cn के साथ में जोड़ने की कोशिश की, तो देखो Ni की आज 2 इलेक्ट्रॉन की डी में पेयरिंग करा दी गई। आप बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कराई कि नहीं? यहाँ पे आप देखो इस तरीके से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दी गई और अंदर वाली डी ऑर्बिटल खाली करा ली गई। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हम NH3 का केस पढ़ रहे थे Ni के साथ में, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो नहीं कराई गई थी। तो NH3 तो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, जैसे Cn आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वैसे ही आपका NH3 भी एक आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। NH3 के साथ में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हुई, लेकिन Cn के साथ पेयरिंग हो रही है। अब कुछ लोग जानते हो बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि वो जो Cn लिगेंड है उसके अंदर पाई बॉन्ड होते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसलिए Cn बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। और इसे इलेक्ट्रो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे आगे रखा गया है। इसलिए Cn तो पेयरिंग करा पाता है, लेकिन NH3 पेयरिंग नहीं करा पाता है। ये सब बकवास है। एक्चुअल में बीवीटी थ्योरी में ऐसा कहीं कुछ किसी भी बुक में ऐसा नहीं लिखा है, बस ये देखा गया है। देखो एक बात आपको फिर बताएं, साइंस हमारी क्या होती है? साइंस हमारे नेचर में जो एग्जिस्ट करता है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, न कि साइंस की थ्योरी से हम लोग नेचर में जो कुछ है उसे हम बनाएं, ऐसा नहीं है। कभी किसी थ्योरी के बेस पर हम कभी कोई नई चीज नहीं बना सकते, बल्कि जो नेचर ने हमें दिया हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि साइंटिस्ट ने मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स को थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन 100% सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन सब कॉम्प्लेक्स पे नहीं मिला। सब कॉम्प्लेक्स सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। इसलिए कोई यहाँ पे आके फंस गया भी एक्सप्लेनेशन। NiCN का होल फुल लिखा है, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, मैं मानता हूँ, हम मानते हैं कि Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तुमने कराई, अंदर से डी ऑर्बिटल खाली करा के आपने हाइब्रिडेशन DsP2 आपने हाइब्रिडेशन करा दिया और आपने स्क्वायर प्लेनर बना दिया। लेकिन थोड़ी देर पहले भी NiNH3 का होल 4 था, वहां भी NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड था, वहां पे आपने इलेक्ट्रॉनिक पेयरिंग क्यों नहीं कराई थी? तो इस थ्योरी में कहीं कुछ नहीं लिखा है। बस इसीलिए आपसे हम कह रहे थे कि जितने ही एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल को आप लर्न कर लोगे। 4-5 जो एग्जाम्पल है आपके स्क्वायर प्लेनर के एग्जाम्पल है, और जो वो वाले एग्जाम्पल थे वो आपके टेट्राहेड्रल के एग्जाम्पल थे। तो इसलिए आप उनमें हमेशा हाइब्रिडेशन sp3 निकाला करेंगे, और यहाँ पे आप हमेशा हाइब्रिडेशन क्या निकाला करेंगे बताओ? यहाँ पे आप हमेशा हाइब्रिडेशन निकाला करेंगे DsP2। इसलिए इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा के अंदर से डी ऑर्बिटल खाली करा ली गई, और यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3 DsP2 निकाला गया है, क्योंकि रियल में नेचर में ये कॉम्प्लेक्स स्क्वायर पिंडर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बोलो बात समझे कि नहीं? यहाँ पे सर आपको कोई कोई दिक्कत है? रीजन नहीं है? कोई रीजन नहीं है, किसी बुक में कोई रीजन नहीं लिखा है। एनसीईआरटी आप किसी भी राइटर की बुक पढ़ो, किसी बुक में कोई रीजन नहीं लिखा हुआ है। सर फिर पता कैसे चले कौन सा स्क्वायर प्लेनर है और कौन सा ये सब sp3? स्पेक्ट्रोस्कोप, एक हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन होती है, जैसे हमारी एक एक्सरे मशीन होती है, वैसे हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। उसमें हम जब किसी कंपाउंड को डाल देते हैं तो वो उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर फाइंड आउट करता है। जैसे हम अपने मशीन अपने हाथ को यदि एक्सरे में हम एक्सरे मशीन रख दें, तो हाथ के अंदर जैसे बोन्स हमारी जहाँ कनेक्टिविटी शो करती है, जहाँ हमारे बोन में फ्रैक्चर होता है, पस बना होता है, हमारी एक्सरे मशीन तुरंत बता देती है आपको। वैसे ही किसी कंपाउंड में कहाँ बॉन्ड बना है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये सब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से निकाला जाता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ये कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर देखा गया है, इसलिए स्क्वायर प्लेनर के बेस पर इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर इसका ऑर्डिनेशन DsP2 लिखा गया है। बात तो समझे कि नहीं? एक आपको और मजेदार हम एग्जांपल दिखाते हैं, एक्सेप्शन है, एक मजेदार एग्जांपल और दिखाते हैं। ये तुम्हें समझ में आएगा कि NiCN का होल 4 DsP2 ऑर्डिनेशन होता है और स्क्वायर प्लेनर होता है। इसका एक बड़ा भाई तुम्हें दिखाते हैं, और भी मजेदार एग्जांपल दिखाते हैं, वहां तो बिल्कुल ही कमाल हो गया। तो कभी आपको दिखाते हैं CuNH3 का होल 4, अभी आप देखना। अब बेटा आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे तो आप बिल्कुल चकरा जाएंगे, और यहाँ पे कोई कहीं किसी बुक में कोई पॉइंट नहीं लिखा है। आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कॉम्प्लेक्स हमारा था CuCN का होल 4,
बताओ CuCN का ऑल 4 था कि नहीं, और माइनस सॉरी CuCN का ऑल 4 -2 चार्ज था, इसलिए कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। हमने कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कौन सा लिखा, देखो 3d10 लिखा है, 3d10 लिखा है, 4s1 लिखा है, और देखो 4p0 लिखा है। हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 4s से निकलेगा, और एक इलेक्ट्रॉन d से निकलेगा। इसलिए नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट ये बन गया 3d9 और 4s0 बन गया। अब जो 3d9 4s0 बना है, आप 3d9 में तुम देखो तो एक ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अब तुम बताओ यहाँ पे CN लिगेंड हो, तो क्या CN लिगेंड कितना भी स्ट्रॉन्ग फील्ड उसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा पाएगा, बताओ कहाँ पेयरिंग करा पाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पाई, क्योंकि डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब पॉसिबल नहीं थी, लेकिन नेचर में देखा गया कि जो CuCN है, CuCN स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्स है, तब साइंटिस्ट को अंदर वाली d ऑर्बिटल अपनी थ्योरी में देनी थी, क्योंकि हाइब्रिडेशन dsp2 हो सकता है। यदि स्क्वायर पेयर कॉम्प्लेक्स है तो हाइब्रिडेशन dsp2 ही हो सकता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने उस इलेक्ट्रॉन या पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पाई, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को उठा के जंप करा दिया। कहाँ जंप करा दिया, देखो आप देख पा रहे होंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाया और बेटा देखो यहाँ पे जाके ऐसे जंप करा दिया, देखो ये जंप करा दिया यहाँ पे। बताओ जंप कराया कि नहीं, अब बताओ ये एक्सेप्शन है कि नहीं। अब इस एक्सेप्शन को किसी भी थ्योरी में कहीं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है, सिंगल लाइन कहीं किसी बुक में नहीं लिखी गई है। बस ये दिखाया गया कि यहाँ पे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ऑफ CN द वन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 3d9 टू 4p0 में। 4p0 में एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, इसलिए अंदर की डी खाली रहती है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन dsp2 करा के स्क्वायर पेयर एक्सप्लेन कर दिया गया, लेकिन रियल में कहीं कोई वर्ड नहीं लिखा है। तो आप ये चाहे तो आप इसे एज ए एक्सेप्शन लो, और चाहे फिर आप इसे लर्न कर लो कि हमारे 4-5 कॉम्प्लेक्स ही ऐसे हैं जो हमारे स्क्वायर पेयर होते हैं, उनका हाइब्रिडेशन dsp2 होता है। वरना आप किसी भी राइटर की बुक पढ़ो, आपकी जितने राइटर की बुकें चलती है, आप यहाँ तक कि BSc स्टैंडर्ड तक की कोई बुक पढ़ लो, किसी भी बुक में कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। बोलो पार्थ, सर ये समझे कि नहीं। पैरामैग्नेटिक होगा? ये पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल जैसे वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हाई स्पिन लो स्पिन जैसे वर्ड यूज नहीं करते हैं, और सारे के सारे 5 पॉइंट वो यूज करते हैं। हमारे 6 पॉइंट हम लोग पढ़ा करते थे वहां पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाइब्रिडेशन स्टेट, इनर आउटर, लो हाई स्पिन, स्ट्रक्चर का नाम और ड्रॉ द स्ट्रक्चर। बस वो सारे पॉइंट यहाँ पे यूज करते हैं, बस 2 पॉइंट आप यूज नहीं करते, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल लो स्पिन और हाई स्पिन, और सारे वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक कैरेक्टर भी आप यूज करेंगे, पैरा के डाया, ये सारे वर्ड आप यहाँ पे यूज करेंगे। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ। ML4 में पार्थ तो बोल ही नहीं रहा सर कुछ ये भी। इसके सारे हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखेंगे, हाँ फिर उसके बाद उसका पहला पॉइंट इसका लिखेंगे हाइब्रिडेशन, हाँ उसके बाद इनर ऑर्बिटल या फिर आउटर ऑर्बिटल। हाँ, सर इसमें लो स्पिन या हाई स्पिन नहीं लिखेंगे? इसमें लो स्पिन हाई स्पिन और आउटर और इनर जैसा वर्ड नहीं लिखते हैं। ML4 टाइप यानी कॉम्प्लेक्स कि दो दूसरा और थ्योरी। तीसरा पॉइंट नहीं लिखेंगे? हाँ, दूसरा तीसरा पॉइंट नहीं लिखते केवल बस। ओके सर। ठीक है, यस सर। तो आज आज हम तुम्हें CFT थ्योरी वैसे पढ़ाने वाले थे, लेकिन CFT थ्योरी पढ़ नहीं पाई हम। लेकिन अब BBT तो तुम्हें क्लियर होगी ना 100%, इसमें तो कोई डाउट नहीं है अब। यस सर। सर D2sp3 जो होता है वो पैरा होता है ना, पैरामैग्नेटिक? अभी भी तुम पैरा में अमन फंसे हुए हो यार। हाइब्रिडाइजेशन से मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या संबंध है, हाइब्रिडाइजेशन से मैग्नेटिक कैरेक्टर कोई संबंध नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन से केवल और केवल स्ट्रक्चर का संबंध होता है। पैरा और डाया का संबंध तो केवल इलेक्ट्रॉन से होता है। यदि कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी कॉम्प्लेक्स में कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड है तो पैरा होगा, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यदि पेयर्ड है तो डाया होगा। हाइब्रिडाइजेशन से मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन से केवल केवल संबंध है तो किसका, केवल स्ट्रक्चर का संबंध है, और किसी का संबंध नहीं है। समझे। यस सर। आप किसी कोई डाउट तो पूछ सकते हो, सुरेश तुम बताओ कोई डाउट हो तो। सुरेश कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। हम्म,
सर ये ML6 में दूसरा और तीसरा पॉइंट लिखेंगे ना? ML6 में केवल लिखेंगे, ML4 में नहीं लिखेंगे भाई। ठीक है सर। ठीक है, ML6 में आप इनर ऑर्बिटल हाई स्पिन लो स्पिन जैसे वर्ड यूज करते हो, लेकिन ML4 में नहीं। और बाहर तो बताओ मैट्रिक कैरेक्टर स्विच को कैसे चेक करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन में ये पूरा जब पूरा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, पूरा कंबाइनेशन जब हो जाता है, तो हाँ हाइब्रिडाइजेशन सेल के पहले अगर सारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो हाँ डायमैग्नेटिक, अगर नहीं है तो पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल बात सही। हाइब्रिडेशन के बाद में जो हमारी दो प्रकार की ऑर्बिटल होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती है, एक आपकी अनहाइब्रिड होती है। जो पहले वाली ऑर्बिटल्स होती है वो अनहाइब्रिड होती है। यदि उन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो वो डाया होगा। यदि एक भी इलेक्ट्रॉन कहीं अनपेयर्ड है तो कैसा होगा? पैरा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए ठीक है, तो आज फिर आपकी क्लास यहीं ओवर करते हैं। फिर आपकी सीएफटी थ्योरी बची है, अब दो पार्ट इसमें और बचे, एक सीएफटी बची है और एक आपकी बची है आइसोमेरिज्म, वो आप क्लियर कराएंगे। अब 2 से 3 दिन और लगेंगे अभी सर आप लोग बस। हाँ सर जैसे CU एटम है, इसका हम हाँ लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाँ तो इसको हम लोग देख के बोल सकते हैं कि ये एक पैरामैग्नेटिक है। भाई कैसे बोल सकते हो? कैसे बोल सकते हो? पैरा और डाया तो तभी निकालोगे जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तब। अरे यार उधर देखो, 4s से मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और मान लो कॉपर +1 में है, तब तब तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना। कॉपर अट्रैक्ट हम नहीं होता क्या सर मैग्नेट में? हाँ, कॉपर मेटल, जो कॉपर मेटल है वो अट्रैक्ट होगी मैग्नेटिक। हाँ, वो हल्का सा बहुत वीक पैरामेट्रिक कैरेक्टर रखता है, वीक पैरामेट्रिक कैरेक्टर। जरा सा अट्रैक्ट, वही ज्यादा अट्रैक्ट पूछ नहीं रहे होता, हैं। वीक होता है, वीक बहुत वीक होता है। एक इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड होता है, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पैरामेट्रिक कैरेक्टर रखता। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जरा सा पैरामेट्रिक होता है, बहुत ज्यादा पैरामेट्रिक कैरेक्टर नहीं होता उसके अंदर। तो सर हम लोग ऐसे ही हर एक एटम का मतलब एलिमेंट का निकाल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा कि नहीं? हाँ वो तो बता सकते हो, किसी भी मेटल, किसी एलिमेंट का, एलिमेंटल एटम है तो आप उसका बता सकते हो। देख के कोई एटम है उसका इलेक्ट्रॉन कौन सा लेके आप बता सकते हो, पैरा होगा डाया होगा। और बोलो। सर अब नेक्स्ट क्लास है। चलिए ओके, फिर तुम नेक्स्ट क्लास लो, ठीक है? सर ये टाइमिंग का सर बता दीजिए क्या होगा? किसका? टाइमिंग का, क्योंकि कल तो 3 से 5 क्लास रहेगी फिजिक्स और मैथ की। तो कल कल 1:45 से लेंगे, 1:45 से 2:45। 140। एक एक दिन तुम लोग पढ़ो 2:45 से 3:45, और एक दिन पढ़ो 1:45 से 2:45। सर हाँ, सर कल रेगुलर सर क्लास कह में। रहे थे कि हाँ कुछ कहो। तो अल्टरनेट केमिस्ट्री पढ़ाएं, तो फिर अल्टरनेट किस कौन दिन सी लोगे बताओ? क्लास होती है? ठीक है, तो आज के दिन लो, फिर कल फिर क्लास नहीं हो, परसों फिर होगी, ठीक है? ये सर 2 4 6 में। 2 4 6 में ने क्लास किया, तो आज 2 4 6 ही तो है। यस सर। तो वो टू सर फोर वो सिक्स में कितने बजे से सर लेकर 2 4 6 में? टाइमिंग, फिर सर टाइमिंग वही रख लीजिएगा 2:45 से। 2:45 से 4:45। यस सर। तो ठीक है, 2 4 6 से 2:45 से 4:45 लो फिर, ठीक है? तो कल ठीक है होगी सर, सर? किसी को और कोई दिक्कत ना फिर हो कल मैं नहीं नोट्स होगी, भेज दूँ। कल फिर नहीं हो पाएगी। ओके यस सर। सर। ठीक है, चलिए ओके।
समझ गया बहुत मंदिर, लेकिन जितने थोड़े बहुत न दे काम बनी छह सौ के दे देना। हेलो, आवाज आ रही है? यस। होमवर्क दिया था क्या कुछ? ओके, गाड़ी रुक गई सर। सही में रुको। और क्या हमने सोचा सेकेंड वाली नहीं चलती, ये भी ध्यान देना। वो बता रहे थे ना फार लूप से बता रहे थे कुछ चीजें। यस। अब हेडिंग डाली है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा जाता है और फार लूप को भी एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। यानी कि फार लूप एंड व्हाइल लूप, फार और व्हाइल दोनों ही एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ कंपाइलर चेकिंग करते हैं। ये दोनों ही एंट्री के टाइम पर चेकिंग करते हैं। और डू व्हाइल लूप
एग्जिट के टाइम पर। हमने व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंस अभी देखा कि ये एंट्री के टाइम पर, ये एग्जिट के टाइम पर, यानी कि ये हो गया एंट्री कंट्रोल लूप, ये हो गया एग्जिट कंट्रोल लूप। ये प्री चेकर, ये पोस्ट चेकर, पहले चेक करता है, ये बाद में चेक करता है। ठीक है, इसमें कंडीशन हमारी बिफोर द लूप होती है या बिफोर द बॉडी, इसमें एट द एंड ऑफ बॉडी। अब अगर हम बात करते हैं व्हाइल और फार में डिफरेंस की, सिमिलरिटी मिल गई। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों ही एंट्री टाइम पर चेकिंग करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बताइए दोनों में। क्या चीज? सर फॉर यूज करते जब पता हो कि कितने टाइम लूप चलाना है, और व्हाइल जब पता ना हो। हाँ सर इसमें डेस्टिनेशन नहीं पता हो। ये होता है इटरेशन। देखो वर्ड बड़े छोटे छोटे हैं लेकिन इनका मतलब है। फार लूप जो होता है वो इटरेशन बेस्ड होता है। इटरेशन का मतलब आपको कितनी बार ये काम करना है, ये साइकिल कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, वो होता है इटरेशन बेस्ड। और ये होता है डेस्टिनेशन, यानी कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए, आपको जाना कहाँ है, वो होता है डेस्टिनेशन बेस्ड। इटरेशन बेस्ड में सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें अपने घर से नौवस्ता तक जाना है। कहां तक जाना है? नौवस्ता चौराहे तक। प्रिया हॉस्पिटल से नौवस्ता तक जाना है। नौवस्ता चौराहे की बात कर रहा हूं। तो लगभग कितना होगा? 5 किलोमीटर। तो हम फार लूप में क्या करेंगे, बोल देंगे आपको 5 किलोमीटर तक अपनी बाइक को चलाना है। कहां तक चलाना है? जब तक आपकी बाइक में 5 किलोमीटर रीडिंग ना हो जाए। यही बात व्हाइल लूप को कैसे समझाएंगे कि जब तक आपको नौवस्ता चौराहा ना मिल जाए तब तक आपको बाइक चलाते रहना है रामा देवी वाले हाईवे पर। दोनों में डिफरेंस दिखा। ये कह रहा है आपको सिर्फ 5 किलोमीटर बाइक चलानी है, वहीं रुक जाना है। ये कह रहा है कि जब आपको नौवस्ता चौराहा मिल जाए वो वहीं पर रुक जाना। क्या दोनों की डेस्टिनेशन अलग अलग है? नो सर। दोनों की डेस्टिनेशन सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट। लेकिन ये कैसा है? इटरेशन बेस्ड, कि भाई साहब 5 किलोमीटर बाइक चलाने को बोला गया है। ये डेस्टिनेशन बेस है कि भाई साहब मुझे चौराहे पे पहुंचना है। 5 किलोमीटर चले, चाहे थोड़ी कम ज्यादा भी चल सकती है, लेकिन जाना चौराहे पे। भले ही दोनों का डेटा बिल्कुल सेम आए, इसकी रीडिंग देखोगे तो 5 किलोमीटर एग्जैक्ट चलाओ और सेम आएगा भी। इस पूरे प्रोसेस को डिफरेंस के हिसाब से देख सकते हो। आप बोल सकते हैं डू व्हाइल और फार में डिफरेंस, व्हाइल और फार में डिफरेंस। व्हाइल और डू व्हाइल का डिफरेंस अभी देखा कि एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है और एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। ये तीनों ही लूप हैं। ठीक है, हम एक दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बता दो बस। इसको चाहो तो नोट करो, मैं तो समझ लिया है और बहुत बार तुम लोग पढ़ चुके हो।
हम सिर्फ रिवीजन के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको व्हाइल लूप में कन्वर्ट करना है। इस स्टेटमेंट को जो फॉर में लिखा हुआ है व्हाइल में कन्वर्ट करना है। हो गया। तो देखिए बाहर लिखता है प्लस प्लस को, इसके बाहर नीचे बहुत बड़ा अनंत, बिल्कुल गलत है। क्या इसके अलावा किसी का कुछ और आया हो तो बता दो। नो सर। सही है। हम यस। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर फॉर लूप के कोड को हम ऐसे व्हाइल लूप में चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डू व्हाइल में करिए। यहां पर नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बताइए क्यों। पोस्ट इंक्रीमेंट लगा है डियर, पहले चेक करेगा बाद में वैल्यू को बढ़ाएगा। पोस्ट इंक्रीमेंट पहले एग्जीक्यूट होता है बाद में वैल्यू बढ़ाता है। यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। डू व्हाइल में चेंज करिए। सेमीकोलन लगता है भाई में। हाँ, यहाँ सेमीकोलन लगता है। उसका एग्जीक्यूशन बता दीजिए। क्या यहाँ इक्वल होगा कि नहीं आता? इसमें हेलो कितनी बार प्रिंट कर रहा है? अमन तुम बोल नहीं रहे हो आज। 5 बार। सब भाग भाग गई। अच्छा
यहाँ तो 7 टाइम होगा अगर ये इक्वल लगाना। वही तो पूछ रहे हैं, इक्वल लगेगा या नहीं लगेगा। क्योंकि ये पहले कंडीशन वो करता है उसके बाद चेक करता है एग्जीक्यूट, पहले कंडीशन एग्जीक्यूट करता है। इक्वल लगेगा या नहीं लगेगा। आउटपुट कितनी बार हेलो प्रिंट करेगा। 7 टाइम्स, वो तो 6 बार कर रहे हैं तो। सर 6 टाइम कितनी बार करेगा। 6 टाइम करें। कर लो इसमें 5 होगी तो हेलो प्रिंट कर दिया। अब हो गई 6, ये आ गया तो 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, हमें लग रहा लगेगा। फिर आई की वैल्यू जो 6 हो गई तो फिर यहाँ आया हेलो प्रिंट करने के बाद आई की 7 हो गई, चेक किया, फिर ऊपर गया, हेलो प्रिंट हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो गई 8। हेलो प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू हो गई 9। हेलो प्रिंट करने के बाद आई की वैल्यू हो गई 10। फिर हेलो प्रिंट किया, आई की वैल्यू हो गई 11। 11 पर ये फॉल्स हो जाएगा, ऊपर नहीं जाने देगा, तो ये सही है। इसे ड्राई रन करिए। सर डू व्हाइल लूप समझा देंगे, हमें आता नहीं है वाला। समझा देंगे। ये आ गया फॉर यस सर वाइल आ गया। आ गया अभी तो सर। हम वाइल जाएंगे थोड़ा और, दो वाइल समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पास का नाम दिया, हमने नाम ही नहीं लिया अभी, पास कर लिया। हमने पार्थ वर्ड बोला ही नहीं अभी। पूछिए नहीं पूछिएगा खुद ही बताएंगे। अनिश, अभी हमने कोई नाम लिया क्या किसी का। नो सर। बोलो बोलो, देखो ये ऐसे आया है मेरा, आई इज टू 11 पर फॉल्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं, इक्वल लगेगा। श्रेयस बताओ बेटा, तुम कह रहे थे 7 टाइम प्रिंट करेगा, कैसे। चलो हम डू वैल्यू, ये सही है, डू वैल्यू एक बार हम समझा देते हैं इसका फ्लो चार्ट बनाकर। हाँ वही पूरा सिंटैक्स।
देखिए जरा समझिए, डू व्हाइल लूप क्या करता है, जब सबसे पहले एंट्री, जैसे ही एंट्री हुई तो बॉडी में आएगा, इनिशियलाइज ऊपर हो चुका होता है यहीं पर कहीं, यानी कि जो वेरिएबल होता है वो इनिशियलाइज हो गया, उसके बाद बॉडी में पहुंचा। बॉडी में जाने के बाद वो पहले बॉडी में एग्जीक्यूट करेगा, हो सकता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी पहले हो जाए, वो डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पर। ठीक है, ऐसा करने के बाद क्या होगा, फिर वो कंडीशन पे जाता है, बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन पर गया, और कंडीशन हमें क्या मिल गई, अगर ट्रू मिली तो बैक टू द बॉडी भेज देगा, अगर फॉल्स हो गई तो बाहर भेज देगा। जैसे ये लिखा हुआ है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, I is equals to 1, n is equals to 5, do और SOP ln में है I into 10, I into n, और I को यहां पर प्लस प्लस किया जा रहा है, देखो I की वैल्यू पहले 1 है, तो यहां पर गया तो 1 into 5 यानी कि 5 प्रिंट कर देगा, न्यू लाइन में आ जाएगा। फिर यहाँ पर I की वैल्यू हो चुकी कितनी, 2, यहां नहीं हुई तो चलो बाद में हुई, यहां पर क्या चेक करेगा, 2 हमारा 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो ये ऊपर भेज देगा। यहां पर गया तो उसको क्या मिला, 2 into 5 यानी कि 10 प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में कर्सर आ जाएगा, ये क्या करेगा, एक वैल्यू बढ़ा देगा, यानी क्या हो जाएगी 3 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, फिर ऊपर भेजेगा है? हाँ, 15 प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन में आएगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 4 10 से छोटा है, अगर 4 10 से छोटा है तो फिर ऊपर गया, 4 into 5 प्रिंट किया 20, फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 25। फाइनली हम देखेंगे यहां प्रिंट करेगा बेटा वो आई की वैल्यू 10। कल सुना नहीं लगता मन से हमने पहले कर दिया था, क्लासेस दोनों एक ही दिन होती हैं, फिजिक्स की भी और मैथ की भी। मैथ की पूछी और मैथ कराई थी, नहीं अल्टरनेट नहीं होती है। तुम सवेरे आए बोले अकेले कोई नहीं मिल रहा, तो पार्टी क्या बोला, अमन ने क्या बोला, तो अकेले पढ़ेंगे, 4 से 5 ना पढ़ाते हैं, 8 से 9 से 8 ये फाइनली चलते चलते कहां तक पहुंचेगा, जब आई की वैल्यू होगी 9, यहां से 9 जाएगा, एक कंडीशन, सबको एग्जीक्यूट करा दें क्या, जल्दी जल्दी करा दे रहे, यहाँ है 4, ऊपर गया 4 into 5 20 प्रिंट किया, फिर गया आई की वैल्यू 5, तो हो गया 5 into
525, फिर नीचे आया वैल्यू होगा 6, फिर यहां से गया 6 इंटू 5 30, फिर नीचे आया हो गया 7 ऊपर गया 7 इंटू 5 35, फिर नीचे आया हो गया 8, फिर 8 ऊपर गया। सर काफी लंबा बोर्ड हो जाएगा आने का इसमें। दो तो बच्चे हैं, रुक जाओ। अच्छा उसमें नहीं आया। 35 हो गया, 8 40 हो गया, नीचे आए तो हो गया बेटा यहाँ पर वैल्यू कितनी 9। चलिए I इज इक्वल टू 9 इंटू 5 45, वैल्यू हो गई 10 में ये कंडीशन ट्रू है ना, ट्रू है तो फिर ऊपर गए I इज इक्वल टू 10, तो 10 इंटू 5 50 हो गया, 50 प्रिंट करने के बाद अब वैल्यू कितनी हो गई 11। क्या 11 को लेके ऊपर जाएगा? नहीं सर, बात तो क्यों जाए? ऐसी सिचुएशन में कहाँ आ जाएगा? एंड बाहर आ जाएगा। देखो हमारी टेबल प्रिंट हो गई। अमन, यस सर। सर अगर आई पहले से 11 इनिशियलाइज हो तब क्या होगा? और से ब्लॉक भी कर दिया। फिर से बोलो बेटा क्या? आई को अगर हम लोग शुरुआत में 11 अगर दें, इनिशियलाइज करें और सारी कंडीशंस ऐसी ही रहें। बिल्कुल सही, रुक जाइएगा, ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब डू व्हाइल लूप का पर्पस समझ में आ जाएगा। आई को 11 दे दिया, यहाँ गया तो 11 इंटू 5 55 प्रिंट किया, वैल्यू हो गई 12। सर वीडियो पॉज हो गया है। हाँ वीडियो पॉज हुआ है। कितना बढ़िया चल रहा है। आई की वैल्यू 12 हो गई तो फिर कंडीशन फॉल्स। सर हम दोबारा ज्वाइन हो रहे हैं। दिख रहा है ना? नो सर। चलो फोटो भेज दे रहे हैं, तुम्हें नहीं दिख रहा है तो। सुयश दिख रहा है? अरे अभी तो हटा दिया, थोड़े ना दिखेगा, रुक जाओ दिखा रहे हैं। सुयश तुम्हें दिख नहीं रहा था इसके पहले? हाँ अभी हटा दिया ना बेटा, फोटो भेजने के चक्कर में। तो सच में करने वाला है।
एक ही बार आना पड़ेगा बेटा, इतने दूर से दो बार नहीं। ठीक है सर, थोड़ा सा कोरोना चल रहा है, पैदल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। दोबारा ही उल्टा। अमन अब देखो दिख रहा है? देखो तो ज्यादा सा करके आएंगे सर, मोजे पहने हैं तो मास्क लगाए है। देखो हमने फोटो भेज दी है अमन, एक बार देखो फोटो। हमारे फोन बेटा 12 था, वो चला गया। सर अभी तक नहीं आई फोटो। सर इस समय जो बहुत कमाल अब देखो एक बार सुयश, किसी को वीडियो दिख रहा है हम की नहीं? नो सर, बात आ रहा है पूरा। कुछ नहीं दिख रहा। नेटवर्क सही हो गया। लड़के के साथ दिल को फूटे ना सब चला दे रहे नहीं आपके पास सवाल ये होना चाहिए। चलो अच्छा रिज्वाइन करो। एक में दो एक मुश्किल से बताते हैं फिजिक्स की क्लास होती है। अवनीश बोर्ड दिख रहा है? वीडियो कॉल कीजिए आप। अभी तो कैमरा बंद है सर। क्या चीज कैमरा बंद है? यस सर। यस सर। कैसी बंद है यार? आकाश देखो कैमरा बंद है मोबाइल। कैमरा चल रहा था वो कह रहा कैमरा बंद। अब अभी भी बंद है। अभी भी सर बंद ही दिखा रहा। उनकी तरफ से हम समझ गए सुयश, समझ गए, फोन रिस्टार्ट करते हैं। ये ठीक कर जाएंगे। सर आइस क्या है? अभी नहीं, वो हमारे वाले में रहता था इस वाला, टूट गया।
तो राइट। लेकिन इसमें हमने बंद की मीटिंग, उसके बाद भी बंद नहीं हुई, ये लोग तब भी जुड़े ही। तुम लोग हमारे मीटिंग के बंद करने के बाद भी तुम लोग नहीं हटे, फोन रिस्टार्ट हो गया तब भी नहीं हटे। कितनी उंगली दिख रही है? वीडियो तो ऑन कर दिया। अभी भी कैमरा बंद बता रहा। तुम्हारा फोन खराब हो गया है। सर सबका थोड़ा ना होगा। अरे नहीं, हमारा ही खराब है। चल अब दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर अब दिख रहा है। ठीक है चलो। लिखिए क्वेश्चन। सर आप हमें कुछ बता रहे थे। कैसे पता चलेगा बेटा? देखो जैसे डू है और इसमें लिखा है बेटा आई इज इक्वल टू 10 SOP आई प्लस प्लस, और यहां पर वाइल आई ग्रेटर देन आई लेस देन इज इक्वल टू 10। ठीक है, जैसे ये लिखा है और एक लिखा है वाइल आई लेस देन 10, आस्था आउटपुट बताइए दोनों का जल्दी से। सर पहला वाले में 10 आएगा और क्वेश्चन दिखा दीजिए तब तक। चलते देखते देखिए तो फर्स्ट वाले में 10 आएगा और सेकंड वाले में कुछ नहीं प्रिंट करेगा। हम लोग तो हाँ अमन। यस सर। लगा कि बेटे सभी बात हुआ बेहतर ऑनलाइन मान सकते हैं। लग लग बकरी की आवाज है। बकरी की आवाज है। हाँ चले। अमन क्लियर है ना? सर बोर्ड थोड़ा पास में करिएगा। हाँ ठीक है। अब ठीक है। यस सर। तो ये यहां से डू व्हाइल लूप का डिफरेंस थोड़ा क्लियर हो रहा है। अगर पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स है उसके बाद भी ये एक बार एग्जीक्यूट करता है और ये नहीं करता है, कोई भी गलती अलाउ नहीं है। अब इसका यूज कहां पर होता होगा?
देखिए जैसे तुम लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐप होते हैं या बहुत सारे गेम होते हैं, गेम जो कहते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे ऐप में विजिट करेंगे, फर्स्ट टाइम विजिट करोगे तो 50 रुपीज का कूपन है या फर्स्ट ऑर्डर फ्री। ऐसा देखा है कभी? अभी उबर ईट करके एक ऐप आया था 1.5-2 साल पहले, तो उसने ये स्कीम लगाई थी, अगर आप फर्स्ट यूजर हैं, फर्स्ट टाइम हमारी एप्लीकेशन है, तो 50 रुपी का ऑर्डर फ्री था। वैसे ही बहुत सारे गेम है, वो कहते हैं कि आप एटलीस्ट फर्स्ट टाइम फ्री में आप खेल सकते हैं, उसके बाद अगर खेलना है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है ना ये बात? ऐसी सिचुएशंस पर या इन रिस्ट्रिक्शन को वैलिडेट करने के लिए डू व्हाइल लूप लगाया जाता है। बाकी प्रोग्रामिंग में इसकी बहुत ही रेयर जरूरत पड़ेगी, बहुत ही रेयर। क्लियर? यस सर। की बात। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए। देखिए, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फैबनोकी सीरीज बाय यूजिंग फॉर लूप और व्हाइल लूप, दोनों से करना है, फॉर लूप से भी और व्हाइल लूप से भी, फैबनोकी सीरीज। सर ऐसे सिंपल एक प्रोग्राम बना दे कि पूरा हाँ, दो क्लास करके। सिंपल मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट से बनाने, दो क्लासेस का कंसेप्ट जरूर होगा। ऊप्स से बनाना ना, फोर जावा से नहीं बनाना, ऊप्स कंसेप्ट को फॉलो करके बनाना है। यस। अब हमने वीडियो बंद कर दिया है, सोचो वीडियो नहीं चल रहा। कल के दिन पे उठती है 4 से 250 से लेकर 245 पे छुट्टी है, 5 मिनट में हवा बन गया। 45 पे छोड़ेंगे वो 50 तो 55 तो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं 10 मिनट पहले कर लिया, पहले वो अपने काम पे ना हम लोग कहाँ पे चलाना यूजर है? सर हम आपको केमिस्ट्री की फीस हम आप ही को दे देंगे ना, मैं रखी रहोगी क्योंकि उन्होंने 1-2 बच्चे से मना किया है, तो हम हमारे पास आ जाएगा, फिर सर को पता नहीं क्या है। फीस देने से मना कर दिया था? नहीं, सर ने कहा था, पार्थ कहा था कि क्या नाम, पार्थ ने पूछा होगा सर फीस, कहने के अभी तुम फीस ना देखो, अभी तुम पढ़ो, हम बताएंगे कैसे करना है, कब करना है। सर वो आए जो उनका प्लान, तो मतलब घर को सिटी लाइन से सांप आता है, आएंगे इधर ही से आएगा, गेट सर गाँव हो सामा तुमने तो सुना है इवनिंग के टाइम पर है वो डराया जाता है। शाम को सीटी बजा दो तो सांप आ जाए, बिच्छी सांप हमसे डरता है ये वो तो गले में रखे हुए मेरे घर में कोई नहीं रहता है। हमने सांप मेरे घर में
कोई मतलब एक दोनों काट भी चुका है, प्रॉब्लम नहीं होती। ये कैसी बात है? मेरे को डरता ही नहीं, मेरे तो गाँव वाले बड़े पापा वो हाथ में ये नॉर्मल था। हाँ, जो निकलते हैं घर से निकल जाते हैं गाँव में, तो वो करके से कि गिर गए हैं। अब तो जाता है। ऐसे स्कूल में भी छिपकली निकलती, बच्चे इतना शोर मचा देंगे। एक कुछ नहीं लगा पा रहा अपने आप जैसे ना या कर तुरंत से मैसेज एग्जाम्पल्स देख देख के लगाते हैं। स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज जब तक नहीं में आएंगी लगाने का तरीका, तब तक दिक्कत होगी। फिजिक्स में अपने फोर्थ चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना। सारी नहीं बोला जाता, गोली मार दी जाती। जगने के बाद बन जाए तो भेज देना क्वेश्चन। ऐसे निकाल रहे थे और ऐसे तेजी से गिरता है, चटाक से सर आपने वो वाला क्यों नहीं किया जो ऐसा लगा होता है, छोटा सा टिक मतलब ऐसे भी दीवार में लगा था ऐसे आ जाए। अरे उसका बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना स्क्रीन। हमने ऐसे लगाया, पता थोड़ी देर नीचे के लिए लूज हो जाता है। सक्सेस तो बेटा यही है। अभी तक किसी ने नहीं भेजा। बना रहे हैं। तो सेम पैरामीटर ले सकते हैं ना फंक्शन में। सेम पैरामीटर, दूसरा वॉइड फैक्टर की इंटेन और दूसरा फैक्टर की फर्स्ट वेरिएबल अलग अलग क्लास में ना। कुछ लोग मास्क का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मास्क लगाओ। ये सब कार में क्यों मास्क है, ये बात बहुत कार में अकेले हो तब भी मास्क लगाओ, ये बात नहीं सही है। हाँ उनीश, तुम्हारा एक पार्ट आया कुछ सिंगल क्लास से बना दिया तुमने। यस सर। ठीक है।
एक बार while लूप से बनाना है। तो सेंड किया। क्लास हाँ देख रहे हैं बेटा, देख रहे हैं। कुछ नहीं थोड़ा बाधा ले अच्छा, एक में ही फार और वाइल दोनों से कर दिया है, ठीक है। क्लास का नाम है डिस्प्ले, मेन मेथड है, यूजर इनपुट करा दिया। चेक। मेरा चाहिए ट्रिपल सी का एग्जाम बहुत टफ होता है। सबसे आसान होता है, बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट। इसलिए ना पढ़ा होगा। हम लोग दिन से निकाल लेंगे नहीं, फिर निकाल पाएंगे पढ़ने के बाद। पढ़ने को निकलेगा, एक बुक पढ़ लो बस, थोड़ा बहुत नोट्स देख लो, हो जाए। तो सही है। हाँ आस्था तुम्हारा सही है बेटा, देख लिया, देख रहे देख। देख रहे बेटा, देख रहे, तुम्हारा ही चेक कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर भी बना दिया, फैब बना के क्लास चेक। अच्छा, वाइल से किया है। बेटा फैबनोक की सीरीज, सुयश तुमने अपनी फोटोज थोड़ी कम भेजी हैं क्या? चेक करो जरा। हाँ तो ये क्या लॉजिक लिखे हो? फैबनोकी सीरीज का ये क्या लॉजिक है? एस इज इक्वल टू एस इंटू आई। फैबनोकी सीरीज क्या होती है? हम्म 6 नहीं होता है, प्रीवियस टर्म का सम होता है। तुम एस में जीरो डाल दिया। अमन ये तुमने क्या टेक्निक करी है भैया? सर वो एस का जो जीरो इनिशियलाइज वो काटना भूल गए थे, उसको इग्नोर ठीक है, करिए। ठीक। बाकी ठीक है। हाँ बेटा, प्लस का लॉजिक होता है ना, जो अगला टर्म होता है तो प्रीवियस दो टर्म के सम के बराबर होता है।
हाँ चलो अब हम एक काम करेंगे, प्रोग्राम भेजेंगे तुम्हें 2-3। क्या चीज? फैब प्लस एस, तो क्या हम प्लस मान के चेक कर दें, ये तुम सोच रहे हो? ठीक है, हाँ समझ गए। सही नहीं है बेटा श्रेयस, इसको तुम सही करो तब बताना हमें, एक बार भेजना प्लस करके, अभी गलत है प्रिंट वाला।